बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। गुड बाय मिस्टर चिप्स। चैप्टर नंबर 7 में आपको खुश आमदीद। चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 1 है और चैप्टर नंबर 7 का जो टाइटल है वो मेमोरीज ऑफ द पास्ट है। इसमें इस चैप्टर में आप मिस्टर चिप्स की जो पास्ट की मेमोरीज है वो शेयर करेगा हमारे साथ। तो हर चैप्टर का जो मैंने टाइटल लिखा है ये आपको डिफ़ाइन करेगा कि इस चैप्टर में हम क्या कुछ पढ़ने लगे हैं। ये बच्चों को क्वेश्चन के आंसर ढूंढने में भी आसानी मिलती है और इसमें ये भी डिफ़ाइन हो जाता है कि इस चैप्टर में क्या कुछ राइटर डिस्क्राइब करेगा। तो इसमें ज़्यादातर मेमोरीज की बात करेंगे। चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। एंड सो इट स्टूड स्टैंड से स्टूड है। तो जितने मैंने हाईलाइट किए हैं मेरा बोल्ड हुए भी हैं। तो ये सारे पेपर के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वर्ड सिनोनिम्स होते हैं पास्ट पेपर्स के वो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इनको मैं साथ साथ आपको इजी इंग्लिश में भी बताता जाऊँगा। और एंड इट स्टूड और ये खड़ी थी। स्टैंड से स्टूड है, स्टैंड के सेकंड वर्ब है। एंड इट स्टूड और ये खड़ी थी। अ वार्म एंड विवर्ड पैच इन हिज लाइफ। अब ये खड़ी थी, कौन खड़ी थी? अबाउट मेमोरीज, क्योंकि मेमोरीज का टॉपिक है तो इट मेमोरीज के लिए यूज़ करता है। तो कहता है ये जो मेमोरीज थी उसकी, जो पास्ट मेमोरीज है जो उसके माइंड में इकट्ठी हुई थी, ये मेमोरीज खड़ी थी उसके साथ। अ वार्म, वार्म गर्मी देने वाली। एंड विवर्ड, विवर्ड कहते हैं क्लियर को, ट्रांसपेरेंट जो होता है। विवर्ड पैच इन हिज लाइफ, एक ट्रांसपेरेंट, एक क्लियर हिस्सा था उसकी ज़िंदगी का। कास्टिंग का रेडियंस होता कुछ ऐसे था। ये कास्टिंग का रेडियंस, कास्ट कहते हैं फेंकने को, तो रेडियंस कहते हैं ग्लो, लाइट को, शाइन को, रोशनी को कहते हैं। तो एक रोशनी पड़ती थी। डैट ग्लोड इनटू 1,000 रिकलेक्शन। एक रोशनी पड़ती थी, एक मेमोरी आती थी। एंड ग्लोड, ग्लो कहते हैं शाइन करने को, और चमकती थी और उससे रोशन होती थी 1,000 रिकलेक्शन। रिकलेक्शन कहते हैं मेमोरीज को। तो एक मेमोरी आने से हज़ारों मेमोरीज उसके ध्यान में ताज़ा हो जाती थी। उसकी मिसाल बच्चों कुछ ऐसी है कि अगर आपका पास्ट, जो आपका बचपन है वो किसी ऐसी जगह पे गुजरा हो ना, तो आप किसी वालिद के ट्रांसफ़र की वजह से या किसी और फैमिली इशू की वजह से आप उस जगह को छोड़ के, हालांकि आप बचपन आपका वहाँ पे गुजरा है, आप जवानी में वहाँ से छोड़ के आ गए हैं, तो जब आप उस उम्र के 30-35 साल के बाद भी अगर आप उस जगह पे वापस जाएँ ना जहाँ पे आपने बचपन गुजारा है, तो जाते साथ ही आपको फ़ौरन सब कुछ याद आ जाएगा कि ये वो जगह थी जहाँ पे हम बैठा करते थे, ये वो जगह थी जहाँ पे हम खेला करते थे, ये जो वो जगह थी जहाँ पे हम शाम को हम यहाँ पे खेला करते थे, वगैरह वगैरह। मतलब एक जगह पे जाने से आपको उसके साथ उस जगह से जुड़ी हज़ारों यादें आ जाएंगी। बिल्कुल ऐसे ही चिप्स के साथ क्या होता था कि उसने एक याद करनी है, एक मेमोरी उसके माइंड में आएगी और उस मेमोरी से जुड़ी जो हज़ारों यादें उसके साथ जुड़ी हुई होती थी वो सारी ताज़ा हो जाती थी। और ये राइटर भी यही कह रहा है। तो ट्वाइलाइट एट मिसेस विकेट, ट्वाइलाइट ज़बरदस्त टाइम है। ट्वाइलाइट शाम का वक्त होता है और डान DAWN डान सुबह का वक्त होता है। सुबह और शाम का वक्त एक ऐसा पैर होता है जिसमें आप सुबह के वक्त भी आपको और शाम के वक्त ये दोनों एक टाइम महसूस होते हैं, जिसमें सूरज निकल रहा होता है, वो डान होता है, सूरज निकल रहा होता है, ना आपको पता चलेगा कि सुबह है ना पता चलता है शाम है। ये ऐसा वक्त होता है और यही वक्त दोबारा रिपीट होता है शाम के वक्त जब सूरज डूब रहा होता है। जब सूरज डूब रहा होता है तो उस वक्त भी रोशनी जो होती है वो ट्वाइलाइट रोशनी होती है। तो बिल्कुल ये टाइम जो शाम का, ये सुबह के वक्त भी है वह बिल्कुल ऐसा ही वक्त होता है और सुबह वाला वक्त जो है वो शाम को भी बिल्कुल रिपीट होता है। तो जो सुबह का वक्त होता है जिसमें सूरज निकल रहा होता है, अभी निकला नहीं होता, उसे डान कहते हैं। और जो शाम का वक्त जिसमें सूरज डूब रहा होता है उसे ट्वाइलाइट कहा जाता है। तो ट्वाइलाइट एट मिसेस विकेट शाम का वक्त होता था। अक्सर यादें जो होती हैं वो शाम को ही, जब बंदा अकेला हो अपने रूम में अपनी जगह पे, तब भी उसे सारा कुछ याद आना शुरू होता है। दिन भर कोई ना कोई उसके पास अगर आता जाता रहता तो बातचीत तो होती रहती, लेकिन शाम को जब उसने अकेला होना है, ट्वाइलाइट एट मिसेस विकेट के यहाँ जब शाम पड़ती थी उसे, मिसेस विकेट के घर, क्योंकि वो रह रहा था तो उसके घर जब वो अकेला होता था शाम पड़ती थी। व्हेन द स्कूल बेल क्लैंग फॉर द कॉल आवर अटेंडेंस के लिए जब स्कूल बेल, क्लैंग मीन बैंग, रैंग, RANG रिंग से रैंग है, जब बजती थी कॉल आवर अटेंडेंस के लिए, ब्रॉट देम बैक टू हिम इन अ क्लाउड। अब ये क्या होता था, वहाँ पे बेल बजी, अटेंडेंस होनी है, सुबह भी अटेंडेंस होनी है, शाम को भी अटेंडेंस होनी है बच्चों की गिनती के लिए। तो जब ब्रूक फील्ड के अंदर बेल, लास्ट बेल बजनी कॉल ओवर की,
ब्राट, ब्रिंग से ब्राट है तो ले जाती थी ये बेल, बैक उसे वापस ले जाती थी। इन अ क्लाउड, एक बादल में लेके जाती, बादल जो मेमोरीज का बादल था। शाम के वक्त ये वो बादल में गिर जाता था, वो बादल जो यादों का बादल था इसके इर्द गिर्द, वो उसे अपने लपेट में लेता था। अब कौन कौन सी यादें थी? कैथरीन स्कैम्परिंग, स्कैम्परिंग रनिंग, भागना, एम्बलिंग, स्कैम्परिंग अलोंग द स्टोन कॉरिडोर्स, कॉरिडोर, स्टोन के कॉरिडोर, स्टोन की गैलरी में कैथरीन उसे भागती हुई दिखाई देती, भागती हुई उसे नजर आती, भागती हुई उसे उसकी आवाज़ें आती। लाफिंग बिसाइड हिम एट सम हॉलर, शाम का वक्त है, आंखें बंद करके उसने ये सारी मेमोरीज अपने दिमाग में समानी है। पहली मेमोरी, कैथरीन उसे कॉरिडोर में भागती हुई नजर आती, जो कि कॉरिडोर स्टोन की पत्थर की बनी हुई थी। या फिर दोबारा लाफिंग, हंसती हुई उसे दिखाई देती, बिसाइड हिम, उसके पीछे, एट सम हॉलर, एट सम मिस्टेक, हॉलर मीन मिस्टेक, किसी गलती पे उसके पीछे खड़ी कैथरीन उसे हंस के देख रही होती। इन एन ऐसे, और वो गलती इन एन ऐसे जो एक ऐसे में से निकली थी। ही वॉज मार्किंग, जो वो बच्चों का ऐसे मार्क कर रहा था, उस मार्किंग के दौरान एक गलती निकली। कैथरीन उसकी बैक साइड पे आके उस गलती पे हंस रही थी। बिल्कुल वो तो चली गई थी लेकिन सारी बातें उसके माइंड में छोड़ के गई थी। टेकिंग द सेलो पार्ट, तीसरी मेमोरी, सेलो पार्ट, उसने इंस्ट्रूमेंट उठाया हुआ था, जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है उस इंस्ट्रूमेंट को उसने उठाया। इन अ मोजेट ट्रायो, मोजेट की ट्रायो, मोजेट एक म्यूजिशियन था, एक ऑस्ट्रिया का म्यूजिशियन था। अब ये म्यूजिशियन जो गीत में बड़ा फेमस हुआ अपने मुल्क में, नेशनल सिंगर के तौर पे भी माना जाता है वहाँ पे, तो ट्रायो कहते हैं कंपोजिशन ऑफ थ्री वॉइसेस। मोजेट क्यों फेमस हुआ? क्योंकि ये तीन धुनों को मिला के एक धुन बना देता है। जैसे देखिए, बच्चे दो तीन बच्चे इकट्ठे मिल के नाच पढ़ते हैं, नगमा पढ़ते हैं वगैरह, तो उन तीनों की आवाज़ मिक्स होके लगता है एक आवाज़ बन गई है। बिल्कुल ऐसे तीन धुनें बजाता था और तीनों धुनों में एक आवाज़ पैदा होती थी। इस जो उसकी कंपोजिशन थी, तीन धुनों की कंपोजिशन की वजह से मोजेट का नाम बना। अब ये मोजेट की जो तीन धुनों वाली जो मौसीकी थी, इसमें कैथरीन भी बड़ी फेमस हो गई थी, कैथरीन भी बड़ी इसमें एक्सपर्ट हो गई थी। अब ये वही कह रहा है कि सेलो पार्ट को उसने उठाना है, इंस्ट्रूमेंट को उठाना है, और मोजेट की जो ट्रायो थी, मोजेट की जो कंपोजिशन ऑफ थ्री वॉइसेस की जो धुन थी, वो उसने बजाना शुरू कर देनी है। फॉर द स्कूल कंसर्ट, स्कूल फंक्शन के लिए वो मोजेट की ट्रायो बजाया करती थी। हर क्रीमी आर्म, उसके सॉफ्ट जो आर्म, उसके जो बाजू था, स्वीपिंग ओवर, स्वीप कहते हैं स्प्रेड को, वो फैले हुए होते। द ब्राउन शीन, सब कुछ नज़र आ रहा है लेकिन उस जगह पे कैथरीन मौजूद नहीं है, लेकिन उस जगह पे जो उसकी सारी यादें कैद करके गई थी वो सारी यादें देख रहा है कि इंस्ट्रूमेंट को देख रहा है। क्रीमी आर्म, उसकी जो नरम बाजू थे वो फैले हुए होते। ब्राउन शीन, जो जो बुरा जिस्म था, बुरी जो जिल्द थी उसकी इंस्ट्रूमेंट की, उसके ऊपर आफा इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट की जो शीन, जो उसकी चमक थी ब्राउन सी, जो उसकी लकड़ी थी उसके ऊपर, वो उसके नरम बाजू फैले हुए होते उसे नज़र आते। शी हैड बीन अ गुड प्लेयर, वो बड़ी अच्छी प्लेयर थी, एंड अ फाइन म्यूजिशियन, और बड़ी अच्छी मौसीकार भी थी। एंड कैथरीन फर्ड एंड मफ्ड फॉर द दिसंबर हाउस मैचेस, फर्ड, फर से फर्ड है, फर ऊनी लिबास पहनना, एंड मफ्ड मीन मफलर से है, उसने ऊनी लिबास पहना हुआ था, एंड मफ्ड उसने मफलर किया हुआ था। फॉर द दिसंबर हाउस मैच, दिसंबर के जो हाउस मैचेस, जो बच्चों के घर के अंदर, जो स्कूल के अंदर मैचेस हो रहे हैं, अब उस स्कूल के मैचेस के लिए कैथरीन ने मफ्ड, मफलर किया होता, एंड फर्ड, और ऊनी कपड़े पहने हुए होते कैथरीन एट द गार्डन पार्टी। अब ये मुख्तलिफ यादें जो देख रहा है, कभी उसे भागती हुई कॉरिडोर में नज़र आती, जो कभी वो ऐसे मार करता हुआ उसके पीछे हंसती हुई नज़र आती, कभी उसे मौसीकी बजाती हुई नज़र आती, कभी वो देखता कि उसकी जो ब्राउन आर्म है, जो उसकी शीन है, जो उसकी चमक है, जो इंस्ट्रूमेंट था, उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर उसके बाजू फैले हुए होते। कभी उसे मफलर करते हुए नज़र आती, कभी उसे ऊनी कपड़े में मलबूस नज़र आती, कभी दिसंबर के मैचेस में से नज़र आ रही होती। तो ये सारी यादें वो, क्योंकि 2 साल का जो पीरियड था, ये उसके पूरी ज़िंदगी को अफेक्ट करके गया था। ये सारी बातें वो याद किया करता था उसके जाने के बाद। कैथरीन एट द गार्डन पार्टी, तो गार्डन में जो पार्टी हो रही है, कैथरीन उसे वहाँ पे भी नज़र आती। अब वो गार्डन पार्टी, डैड फॉलोड स्पीच डे प्राइजिंग गिवन, प्राइज गिविंग, तो ये पार्टी स्पीच डे प्राइज गिविंग, स्पीच डे का जो प्राइज था, प्राइज देने का जो मामला था, इस स्पीच डे की जो प्राइज गिविंग सेरेमनी के बाद
जो गार्डन में जो पार्टी दी जा रही थी, उस गार्डन की पार्टी में कैथरीन से नजर आती। कैथरीन टेंडरिंग हर एडवाइस, टेंडर कहते हैं गिविंग, देना, टेंडरिंग हर एडवाइस, कैथरीन उसे एडवाइस नसीहत किया करती। इन एन लिटिल प्रॉब्लम, इन एनी लिटिल प्रॉब्लम, कोई भी छोटा मसला हो जाता तो कैथरीन उसे उसे समझाया करती, उसे नसीहत किया करती। डैट अरोज, कोई भी जो मसला उठता था कैथरीन की लाजमी उस मसले पे उसके लिए कोई ना कोई एडवाइस हुआ करती थी। गुड एडवाइस, अच्छी नसीहत होती इसकी। टू बी, विच ही डिड नॉट ऑलवेज टेक, अब उसकी नसीहत कभी कभार अच्छी भी हुआ करती थी लेकिन कभी कभार जो उसकी नसीहत नहीं लिया करता था। बट विच ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड हिम, लेकिन उसकी नसीहत उस पर काफ़ी इन्फ्लुएंस मीन इफेक्ट असर करती थी उस पर। चिप्स डियर, चिप्स प्यारे, आई वुड लेट देम ऑफ, लेट ऑफ मीन लीव करना। अच्छा, मामला कुछ ऐसे है कि बच्चे से कुछ गलती हो गई है, क्लास के अंदर जाके मिसबिहेव किया या कुछ ऐसा हुआ है, तो मिस्टर चिप्स चाहता है बच्चे को पनिश करना। मिस्टर चिप्स कहता है कि वो इसकी जो सज़ा है वो हेड को बताए, उस हेड जो है वो इसको स्कूल से निकाले वगैरह वगैरह। चिप्स बस बच्चे को पनिश करना चाहता है, कैथरीन चाहती है कि बच्चे को पनिश ना किया जाए। ये इन दोनों की इस बात पे बहस हो रही है। तो कहता है चिप्स डियर, चिप्स कैथरीन चाहती है कि वो बच्चे को छोड़ दे, कैथरीन उसे समझा रही है। कैथरीन की बातें बड़ी लॉजिकल होती हैं, वो दलाइल के साथ चिप्स को मनाती है। अब उनकी आपस में बहस हो रही है, इस बच्चे पे लेके बहस हो रही है कि जिस बच्चे को चिप्स सजा देना चाहता है। तो कैथरीन कहती है चिप्स डियर, चिप्स प्यारे, आई वुड लेट ऑफ, लेट देम ऑफ, मैं उन्हें माफ़ कर देती। लेट ऑफ मीन लीव करना, फॉरगिव करना, मैं उन्हें माफ़ कर देती। इफ़ आई वर यू, अगर मैं आप होती, मैं अगर आपकी जगह पे होती तो मैं उन्हें माफ़ कर देती। आफ्टर ऑल, बहरहाल, इट इज़ नथिंग वेरी सीरियस, मामला इतना भी सीरियस नहीं है। आई नो, मुझे पता है। आई वुड लाइक टू लेट देम ऑफ, मैं भी उन्हें लेट ऑफ करना चाहता हूँ। बट इफ़ आई डू, लेकिन मैं ऐसा करता हूँ, आई एम अफ्रेड, तो मैं खौफजदा हूँ, दे विल डू इट अगेन, तो ये काम दोबारा करेंगे कि मैंने उन्होंने गलती की है, अगर इस गलती पे उन्हें पनिश ना किया गया तो ये काम दोबारा रिपीट करेंगे। कैथरीन कहती है ट्राई टेलिंग देम दैट फ्रैंकली, फ्रैंकली फ्रेंडली, बड़े दोस्ताना अंदाज में उनको बताने की कोशिश करो। एंड गिव देम द चांस, और एक उनको मौका दो। आई माइट, आई माइट, शायद कि मैं मौका दे सकता। एंड देयर वर अदर थिंग्स ओकेजनली, ओकेजनली समटाइम्स, कभी कभार दूसरे मामला भी हो जाते हैं, दैट वर सीरियस, जो बड़े संजीदा होते हैं। यू नो चिप्स, अब वो समझा रही है उसे। अब वो कहता है कि कभी कभार मामला बड़ा संजीदा हो जाता है, बच्चे को छोड़ना नहीं पड़ता हमें। तो कहता है यू नो चिप्स, तो कहती है चिप्स आपको पता है, हैविंग ऑल दीज हंड्रेड्स ऑफ बॉयज, ये जो 100 के करीब है, इतने 100 के करीब जो बच्चे बॉयज कूप्ड अप केज्ड अप, ये अपने बंद करके रखे हुए हैं। आपको बताया ना बोर्डिंग सिस्टम है, बच्चे घरों में नहीं जाते, सुबह शाम इसी स्कूल के अंदर रहा जाता है। अब 2 माह 3 माह उसके बाद जब छुट्टियां होंगी या कभी इमरजेंसी हो जाए तो पेरेंट्स आके बच्चों को लेके जाते हैं। 2-3 माह बच्चे स्कूल के अंदर ही रहते हैं, पेरेंट्स आके मिलते हैं, मुलाकात के बाद वो वापस चले जाते हैं। तो ये कहती है कि जो बच्चे आपने वहाँ पे बंद करके रखे हुए हैं इज़ रियली एन अननेचुरल अरेंजमेंट, क्या आपको नहीं लगता कि अननेचुरल, गैर फितरी अरेंजमेंट, गैर फितरी इंतज़ाम है ये सारा। व्हेन यू कम टू थिंक अबाउट इट, अगर आप इसके बारे में सोचते हैं तो आपको नहीं लगता ये सारा गैर फितरी अमल है, ये अमल नहीं होना चाहिए। अब कहता है सो दैट, तो इस तरह व्हेन एनीथिंग डज अकर दैट आर्ट नॉट टू, तो जब एनीथिंग कुछ भी डज अकर कुछ ऐसा वाक़या हो जाता है, दैट आर्ट नॉट टू जो कि नहीं होना चाहिए था, डोंट यू थिंक, तो आपको नहीं लगता इट इज़ अ बिट अनफेयर, अनफेयर, ये उनके साथ ज्यादती है, ये इनके साथ गैर मुनसफाना हरकत है, तो आपको नहीं लगता ये अनफेयर है। टू कम डाउन ऑन देम, कि आप उन पे कम डाउन, उन पे चढ़ ही जाते हो आप सब। अब आपको नहीं लगता कि गैर फितरी इंतज़ाम है, आपको नहीं लगता कि उनके साथ ज्यादती है कि जब कोई छोटी मोटी गलती कर भी देते तो कम डाउन ऑन देम, तो आप उस पे उन पे चढ़ जाते हो। एज इफ, ऐसे जैसे कि इट वाज देयर ओन फॉल्ट, जैसे कि उनकी गलती थी, फॉर बीइंग हियर, कि उन्होंने यहाँ पे आए, यहाँ पे उन्होंने अपनी चॉइस ली, ब्रुकफील्ड के अंदर आए, उन्होंने आके गलती की है, आप ऐसे उनको बिहेव करते हैं। डोंट नो, मुझे नहीं पता, चिप्स का आंसर है मुझे नहीं पता अबाउट डैट, इस बात के बारे में। कैथरीन, कैथरीन मुझे नहीं पता, बट आई डू नो, लेकिन मुझे इतना पता है डैट के
फॉर एवरीबॉडी सेव, हर एक के लिए, दूसरे की खातर, दूसरे के कि अगर इसको मैं सज़ा नहीं दूंगा तो दूसरे इससे सबक हासिल नहीं करेंगे। दूसरों की खातर वी हैव टू बी प्रिटी स्ट्रिक्ट, हमें थोड़ा सा सख्त बनना पड़ता है। अबाउट दिस, इस अमल के बारे में जो बच्चे ने किया है, वन ब्लैक शीप कैन कंटामिनेट अदर्स, बड़ा फेमस प्रोवर्ब भी है कि एक काली भेड़ जो है वो बाकी सारों को खराब कर दे, एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देगी। अब ये गंदा, अब इसको मैंने सजा ना दी तो इसको देखा देखी बाकी भी खराब होंगे। तो एक गंदी मछली तालाब को गंदा, यहाँ पे भी बड़ी ज़बरदस्त उसकी बात लगती है कि उसकी बात ठीक है कि अब मैं उसको सजा नहीं दूंगा तो बच्चे को कैसे अपनी गलती का एहसास होगा। लेकिन सारे बच्चे एक जैसे भी नहीं होते, कुछ बच्चों को एहसास आप समझा के भी दिलाया जा सकता है, कुछ बच्चों को एहसास अपनी गलती पे खुद ब खुद हो जाता है। अब वो चाहते हैं, शर्मिंदा ऑलरेडी होते हैं। तो कैथरीन भी कहती है कि अगर उनसे कोई गलती हो भी गई है तो ट्राई टेलिंग टू अंडरस्टैंड देम, उनको समझने की कोशिश करो, उनको जानने की कोशिश करो। ये कहता है कि एक काली भेड़ सबको खराब कर देगी, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देगी। तो इस बात पे ज़बरदस्त कैथरीन आंसर करती है, आफ्टर ही हिमसेल्फ। हम तो कहते हैं कि एक काली भेड़ बाकी सारी भेड़ों को ख़राब करेगी, एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा करेगी, लेकिन कभी किसी ने सोचा है आफ्टर ही हिमसेल्फ हैज़ बिन कंटामिनेटेड टू बिगन विद, कि वो खुद भी तो किसी से आलूदा हुई है, वो खुद भी तो किसी से गंदी हुई है। हम ये तो कहते हैं कि मछली, गंदी मछली सारे तालाब को गंदा करती है, लेकिन कभी ये किसी ने नहीं सोचा कि गंदी मछली खुद कहाँ से गंदी हुई है, उसे भी तो किसी भी ने गंदा किया है। ही हिमसेल्फ, उसे खुद भी तो हैज़ बिन कंटामिनेट, कंटामिनेट कहते हैं स्पॉइल करने को, डर्टी आलूदा, गंदगी को कहते हैं। तो वो खुद भी तो किसी से गंदा हुआ है, बिगन विद, तब भी तो ऐसी शुरुआत हुई है। आफ्टर ऑल, बहरहाल, दैट्स व्हाट प्रोबेबली डिड हैपन, तो प्रोबेबली मे बी डिड हैपन, ऐसा हुआ है, इज नॉट इट, क्या ऐसी बात नहीं है, मे बी, शायद, वी कांट हेल्प देम, हम इसकी मदद नहीं कर सकते। एनी होता हम, आई बिलीव, मेरा ख्याल है, ब्रुकफील्ड इज़ बेटर देन अ लॉट ऑफ अदर स्कूल, मुझे सिर्फ इतना पता है कि ब्रुकफील्ड बहुत से स्कूलों से बेहतर है। ऑल द मोर रीज़न टू कीप इट सो, तो यही वजह है कि टू कीप इट सो हमें ऐसा करना पड़ता है। ब्रुकफील्ड बाकी से बहुत से इदारों से अच्छा है, तो हमें इसको अच्छा रखने के लिए ऐसे इकदाम उठाने पड़ते हैं। बट दिस बॉय, कैथरीन परसिस्ट है, वो फिक्स है, वो डट गई है कि बस बच्चे को छुड़ाना ही छुड़ाना है। कहती बट दिस बॉय, लेकिन ये बच्चा चिप्स, यू आर गोइंग टू सैक हिम, यू आर गोइंग टू सैक, यू आर गोइंग टू स्ट्रक ऑफ हिम, क्या आप इसे सैक, सैक वैसे बोरी को कहते हैं, तो आप इसे बोरी में बात कर देंगे, क्या आप इसे फेंक देंगे, क्या आप इसे स्ट्रक ऑफ कर देंगे, खारिज कर देंगे। द हेड प्रॉबेबली बिल, शायद के हेड जो है वो करे, व्हेन आई टेल हिम, जब मैं उसे बताऊंगा। एंड यू आर गोइंग टू टेल द हेड, तो आप हेड को बताने जा रहे हैं। इट इज़ अ ड्यूटी, ये मेरा फ़र्ज़ है। आई एम अफ्रेड, मुझे, मैं खौफजदा हूँ अपने फ़र्ज से। कुड नॉट यू थिंक, क्या आप नहीं सोचेंगे, बार बार जिद कर रही है, बार बार उसे मना रही है, बार बार एक बात पे डटी हुई है, बस उसे छोड़ दो, दलाइल दे रही है। कुड नॉट यू थिंक अबाउट इट अ बिट, क्या थोड़ा सा भी इसके बारे में नहीं सोचोगे। टॉक टू द बॉय अगेन, दोबारा बच्चे से बात करो। फाइंड आउट, तलाश करो, हाउ इट बिगैन, आखिर ये उसने गलती क्यों की है। हाउ इट बिगैन, हाउ इट स्टार्टेड, शुरू कैसे हुई है। आफ्टर ऑल, बहरहाल, अपार्ट फ्रॉम दिस बिजनेस, इस मामले से हट के, अपार्ट फ्रॉम दिस मैटर, इस मामले से हट कर, इज नॉट ही रादर अ नाइस बॉय, क्या वो एक अच्छा बच्चा नहीं था। ओ ही इज ऑल राइट, आखिरकार चिप्स को मना के उसने दम लेना है, चिप्स को उसने राजी कर ही लेना है, उसने पक्का फिक्स कर लेना है कि बच्चे को छुड़ाना ही छुड़ाना है। देन चिप्स डियर, डोंट यू थिंक देयर आर टू बी सम अदर वे, जब चिप्स मान गया तो कहते हैं डोंट यू थिंक, तो क्या चिप्स प्यारे, आपको नहीं लगता देयर आर टू बी सम अदर वे, कोई दूसरा रास्ता होना चाहिए था। तो इस बात पे आखिरकार वो चिप्स को मना ही लेती है, वो डट जाती है, अब दलाइल दे दे के आखिर चिप्स को हार मानना ही पड़ती है। तो ये जहाँ तक इसका पार्ट 1 है। चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल भी है, तो जितना भी है उसमें तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी डिटेल के साथ आपको हर बात बताऊँ। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स आते हैं, जो उसके इम्पोर्टेंट इंसिडेंट आते हैं, जो उसकी इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन मुझे बतानी पड़ती है, तो मैं कोशिश करता हूँ साथ साथ आपको बताऊँ, ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंड अच्छा सके, आप लोगों को कंप्रीहेंड, आप लोग ग्रिप अच्छा कर सको। तो जहाँ तक पार्ट 1 में, मैं इस सारे चैप्टर को मैं 2-3 पार्ट में इंशाल्लाह ताला कवर करूँगा। तो पार्ट 1 में अभी तक इतना है, बाकी इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है वो मैं आपको पार्ट 2 में बताऊँगा।
अभी तक के लिए इतना, दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।